हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंतर्दृष्टिकोण। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित किया। क्या युद्ध और अर्थव्यवस्था की भूमिका विनाशकारी रही या अवसर देने वाली? अगर हम आज की दुनिया को देखें तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं देशों के बीच या पड़ोसी राष्ट्रों के बीच तनाव और युद्ध छिड़े हुए हैं। चाहे आप भारत पाकिस्तान को देखें, यूक्रेन रूस को देखें जो कि 3 साल पुरने वाली है, अभी हाल फिलहाल के है इजराइल और गजा का युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालता है। एक और लाखों की जान चली जाती है और अरबों का नुकसान होता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ देश और कंपनियां युद्ध से अरबों रुपये कमाती। इस चीज की ताजा उदाहरण यदि हम देखें, और हम देख भी चुके हैं कि किस तरह रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका हथियार रूस को बेचकर अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया। कई तरह की संधि वार्ता हुई, व्यापारिक संधि वार्ता, और इजराइल और गजा के बीच तो भूख और अर्थव्यवस्था की क्या हालत है वो हमें दिख ही रही है। और इसका कई सारा व्यापारिक और हमारे जीवन तक प्रभाव पड़ा है, जिसमें कई सारे हमने देखे हैं कि हथियार और तेल और पुनर्निर्माण जैसे क्षेत्र बाजार बन चुके हैं। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की रक्षा उद्योगों मल्टी ट्रिलियन डॉलर की मशीन बन चुकी। ये देश बड़े पैमाने पर अपने रक्षा उपकरण, ड्रोन, मिसाइल, अमेरिका पूरी दुनिया को, और चाइना अभी मुख्यतः उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पाकिस्तान है। फ्रांस की कई सारी बोइंग एयरवेज की कंपनी जो बड़े बड़े हथियार, राफेल मिसाइल बना। हमने अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध में इराक ईरान के लड़ाकू ड्रोन देखे थे। कई विद्वान और इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध हमेशा मानव सभ्यता के लिए विध्वंसक रहा है। हमने यह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में देखा। आज भी लगभग हम यह अनुभव करते हैं। और यदि और पीछे जाए तो माया, रोमन, हड़प्पा जैसी सभ्यताएं युद्ध के कारण ही समाप्त हो गई। यहाँ तक कि भारत में महाभारत और रामायण जैसी कथाएं भी हमें यह दिखाती है कि कैसे संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो गए, पूरा का पूरा एक वंश नष्ट हो गया। और आज से 28 वर्ष पहले, यानी कि आज जो 7 अगस्त है और 9 अगस्त के बीच में हिरोशिमा की त्रासदी, जो कि मानव इतिहास पर एक काला धब्बा है। जो मानव प्राणी एक समय में पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान कहलाता था, वही अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वह इस धरती को कई बार नष्ट कर सकता। हम इतने परमाणु संपन्न हो चुके हैं, कई देशों के पास सैकड़ों की हजारों की संख्या में है परमाणु बम। हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने खतरनाक हो चुके हैं। युद्ध केवल अकाल या मंदी नहीं लाता, यह देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देता है। और देश की अर्थव्यवस्था जब कमर टूटती तो वहां सबसे ज्यादा प्रभाव सबसे नीचे, जिसके पास आर्थिक तंगी की स्थिति व्याप्त होती है या इसके पास आर्थिक मजबूती वर्ग, देश में हर देश में बहुत बड़ा भाग, उस देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आर्थिक रूप से उतना सशक्त या मजबूत नहीं होता है। क्योंकि हम आज के युग में भी पूंजीवादी युग में जो जी रहे हैं, जिसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास लगभग 95 से 97% संसाधन मौजूद है और बाकी 3 से 4% में पूरी 90% की आबादी गुजर बसर कर रही है। तो सवाल फिर उठता है कि हम युद्ध क्यों करते हैं और यह अर्थव्यवस्था की किस प्रकार मदद करता है, एक अवसर के रूप में या एक अभिशाप के रूप में। लिहाजा अभी के युद्ध या हमारे जो भी युद्ध के अनुभव रहते हैं, हमें यह अभिशाप ही लगते हैं, क्योंकि हम कुछ मुट्ठी भर लोगों में शामिल नहीं है जो युद्ध होते ही बड़े बड़े टैंक, हथियार, तकनीक बेचकर मुनाफा कमाए। जैसा कि एक कवि ने कहा था, मानवता रहे ना रहे, युद्ध की अर्थव्यवस्था जरूर रहेगी। अगर यह दुनिया पूरी तरह से मिट भी जाए, मानवता पूरी तरह से मिट भी जाए, फिर भी युद्ध की अर्थव्यवस्था रहेगी। अगर हम इतिहास में देखें, जब से या 70,000 साल पहले मानव समाज की उत्पत्ति हुई, हमने अर्थव्यवस्था की प्रगति को देखा। वस्तु विनिमय प्रणाली, कच्चे माल का व्यापार, करेंसी सिस्टम और अब आधुनिक मौद्रिक प्रणाली। आधुनिक मौद्रिक प्रणाली ने अर्थव्यवस्था की गति में तेज विस्फोट लाया। इसने तकनीक को बढ़ावा दिया बड़े पैमाने पर, और जो भी तकनीक बढ़ी वो सभी तकनीकें युद्धतर तकनीकें रहीं। जब करेंसी का दौर आया तो अर्थव्यवस्था को भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया, और उस भगवान ने सबसे पहले क्या धारण किया? हथियार।
हथियार के बदले में हमने क्या कीमत चुकाई? हमने अनाज के बदले में हथियार लिए, या अनाज के बदले में हमने हथियार बनाए और फिर उन्हें बनाना शुरू किया। लगभग हमारे पड़ोसी भी यही करने लगे। इस प्रकार रक्षा के नाम पर तकनीक इतनी विकसित हुई कि हम रक्षा और सुरक्षा के बीच में ही फंसे रहे, और संभवतः अभी भी रक्षा और सुरक्षा के बीच में ही फंसे हैं। और इसी बीच में अर्थव्यवस्था अपनी ऊंची मुकाम हासिल करती जा रही है, तेज गति से आगे बढ़ती जा रही है, मानवता को कुचले हुए। रक्षा के नाम पर तकनीक विकसित हुई, तकनीक के नाम पर रक्षा विकसित हो रही है, और यह दोनों, रक्षा और सुरक्षा, युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। अब रक्षा और सुरक्षा ही अर्थव्यवस्था को चला रही है। युद्ध तकनीकी विकास को तेज करता है, जबकि इसके और भी कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन युद्ध आर्थिक विकास का एक अहम कारण बन गया है। हम इसे साफ तौर पर देख सकते हैं। टैंक, ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान जैसी चीज़ों के वैश्विक व्यापार में तेज वृद्धि। वो तकनीक जिसने इंसान को उड़ना सिखाया, अब उसी तकनीक ने इंसान को मिटाना शुरू कर दिया। आइए इसे दो प्रकाशित शोध पत्रों के माध्यम से समझते हैं। पहला शोध पत्र है मेथड्स, इम्प्लीकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वार फाइनेंस। यह बताता है कि सरकारें युद्ध के खर्च को कैसे उठाती है। सरकारें ऋण लेती है, अपनी निजी सरकारी संपत्ति बेचती है जिसमें कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, ये युद्ध बॉन्ड जारी करते हैं, सरकार कर बढ़ाती है, और भी कई तरह के अन्य उपाय करते हैं। वहीं दूसरे शोध पत्र युद्ध समाप्त होने के बाद की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है और दो अलग अलग परमाणुओं को दर्शाता है। इस शोध पत्र में हम देखें तो अगर दो कंडीशन इसमें लगाए हैं। अगर युद्ध अपनी जमीन पर लड़ा गया तो इसका परिणाम होता है भारी तबाही, पूंजी और संसाधन की हानि, उत्पादकता और जनसंख्या में गिरावट, मानसिक और आर्थिक दबाव, और वैश्विक दबाव तो होता ही है। इसका रियल एग्जाम्पल गजा, इजराइल, यूक्रेन और रूस का युद्ध। न्यूज मीडिया में गजा की भारी तबाही, भूखमरी पूरी दिखाई जा रही है। इसमें अमेरिका का क्या रोल है, वो अगले कंडीशन में आप समझ जाएंगे। अगर युद्ध दूर की जमीन पर लड़ा गया है, इसे कहा जाता है अमेरिकी मॉडल या अमेरिकी युद्ध मॉडल। अमेरिका कभी अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ता, इससे उसे लाभ होता है, निवेश बढ़ता है, युद्ध तकनीक में वृद्धि होती है, यौद्धिक हथियार के एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है, युद्ध एक बिजनेस बन जाता है, युद्ध तकनीक का व्यापार बड़े स्तर पर बढ़ जाता है, जिसमें मुख्यतः अमेरिका, चीन जैसे देश को फायदा होती है, और वैश्विक व्यापारिक वस्तुओं में युद्धतर वस्तुओं की कीमत और महत्वपूर्णता, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। वे देश जो हमेशा युद्ध दूसरों की जमीन पर लड़ते हैं, वही वैश्विक विमर्श पर प्रभुत्व बनाए रखते हैं। उदाहरण आपके सामने है, अमेरिका, रूस, चीन भी। अमेरिका इजराइल को समर्थन देता है ताकि वह मिडिल ईस्ट को नियंत्रित कर सके। दक्षिण एशिया में वह पाकिस्तान को समर्थन देता है। चीन भी पाकिस्तान को समर्थन देता है ताकि भारत का सामना कर सके, और अफ्रीका और वह यूरोप में निवेश कर अपने प्रभाव को बढ़ाता है। शायद आदिम समाज के लिए युद्ध और अर्थव्यवस्था एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन आज के विकसित और तकनीक आधारित समाज में यह सोच अब स्वीकार नहीं होनी चाहिए। मैं इस शब्द को, इस वाक्य को, इस लाइन को फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि इस चर्चा में मेरे अनुसार ये लाइन, ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आदिम समाज यानी प्राचीन समाज, आधुनिक युग के पूर्व का समाज में जो विचारधारा थी उस पर बात हो रही है। कहा जा रहा है शायद आदिम समाज के लिए युद्ध और अर्थव्यवस्था एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हमारे भारत में राजा एक दूसरे पर, राज्य पर हमला करके वहां से संसाधन लूट के अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते थे। यूरोप में भी ऐसा ही होता था लगभग, जिसका मस्त या बेस्ट एग्जाम्पल रोमन एम्पायर। लेकिन आज के विकसित तकनीक आधारित समाज में यह सोच अब स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय आज की ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्था और वैश्विक कुटुंब की नीति ही एक सिक्के के दो पहलू बने, तभी हम वैश्विक शांति की आशा कर सकते। बहरहाल इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अंतर्दृष्टिकोण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।